नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो 17वां प्रैक्टिस सेट है, तो इसके सॉल्यूशन वीडियो है जिस पर आज हम बात करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है उ धन दा, या धन आ, ना धन आ। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जब हम किसी भी वर्ण का विच्छेद करते हैं तो उसमें हमें कि कौन कौन से जो वर्ण हैं और किस प्रकार उसका विच्छेद होना है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ण उ हो जाएगा। तो ये जो जिसमें आ दे रखा है तो ये पहले ही क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि ऊ के बाद फिर ध्याव वर्ण है हमारे पास उद्यान। तो इसका जो वर्ण विच्छेद होगा तो यह क्या होगा, धन या धन आ। तो अब देखते हैं कि जो हलंत वाला है दा, तो इसके बाद तीनों में हलंत है, उसके बाद या है और फिर आ है। तो इसके बाद जो उद्यान है तो हम देखते हैं जब हम ना का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, ना प्लस ओ आता है। तो शुद्ध रूप से जो व्यंजन होते हैं वो हलंत वाले होते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा गा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, गा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि ए का उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो जो ए वर्ण है तो इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला तालव्य, दूसरा दंत, तीसरा कंठोष्ठ और उसके बाद अंतिम है कंठ तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य। बाकी अगर जो तालव्य वर्णों की बात करें तो चवर्ग क्या होता है, तालव्य वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान। और उसके बाद तवर्ग में होता है दंत्य, यानी जो तवर्ग है पूरा त थ द ध न, तो उनका सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत्य होता है। और बाकी जो कंठोष्ठ होते हैं ये ओ और औ क्या होते हैं, ओ और औ वर्ण क्या होते हैं, कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये हो जाएगा आपका घा हो जाएगा, कंठ तालव्य। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि एक्स एक्स एक्स, यानी जो ये इस प्रकार के सूचक चिन्ह होते हैं या रेखांकन चिन्ह होते हैं तो ये कौन से हैं। तो इस प्रकार के जो ये चिन्ह हैं तो ये किस प्रकार हैं और ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह जो प्रयोग किए जाते हैं ये लोप सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। यानी जो लोप सूचक शब्द होते हैं तो उनके लिए ये प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर समाप्ति सूचक शब्दों की बात करें तो उसमें कुछ इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा में क्या प्रत्यय होगा, तो सुमित्रा में प्रत्यय होगा आ। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। सुमित्रा में प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय का मतलब होता है साथ में परंतु बाद में, यानी बाद में लगने वाले शब्द। और शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं, जो विशेषता लाते हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यानी बाद में जुड़ने वाले शब्द। तो इसमें बाद में क्या जुड़ रहा है, आ शब्द जुड़ रहा है, इसमें आ प्रत्यय जुड़ रहा है सुमित्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। तो निम्न में कौन सा शब्द क्या है, उभयलिंगी है। तो सबसे पहले उभयलिंगी को समझ लेते हैं। उभयलिंगी क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी कहलाते हैं। तो इसमें उभयलिंगी डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री और गायक हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या हो जाएगा, उभयलिंगी हो जाएगा। तो चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो दोनों के लिए प्रयोग होता है डॉक्टर। विद्वान की बात करें तो विद्वान का विदुषी हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए विदुषी हो जाएगा। अभिनेत्री का अभिनेता हो जाएगा और गायक का गायिका हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, डॉक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। या दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो यह क्या है, यह उभयलिंग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। तो रेखांकित शब्द का वचन है। तो इसमें जनता, तो जनता शब्द किस प्रकार का है,
पहला ऑप्शन है एक वचन, दूसरा बहुवचन, फिर द्विवचन या कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक वचन, क्योंकि जनता हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होता है। तो जनता क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है। कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इस वाक्य में विशेष्य कौन सा होगा। तो इस वाक्य में विशेष्य होगा पानी। तो क्या हो जाएगा, पानी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पर विशेष्य कौन सा हो जाएगा, तो पानी इसका विशेष्य हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा गा। अगला प्रश्न है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो 4 ऑप्शन है, उठना, चमकना, गिरना और देना, गिराना और देना। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा गिराना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, गिराना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है, और यह जो प्रेरणार्थक क्रिया ये सकर्मक और अकर्मक क्या है, दोनों से बनती है। तो इसमें जैसे उठ क्या है, उठ मूल धातु है, तो इसमें वाना ये द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया है, और आना या लाना क्या है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जिसमें जैसे आना या लाना शब्द जुड़े होते हैं, ये तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और जिसमें वाना शब्द जुड़े हैं, यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, और यह दोनों से बनते हैं सकर्मक और अकर्मक। तो गिराना, तो यह क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है, देवकीनंद खत्री, गोपाल राम, लाला श्रीनिवास और प्रेमचंद। तो चंद्रकांता उपन्यास इसके लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है, यह हिंदी के पहले उपन्यासों में से एक माना जाता है, और इसकी रचना 1888 में देवकीनंदन खत्री द्वारा की गई थी। तो 1888 में देवकीनंदन खत्री द्वारा चंद्रकांता उपन्यास की रचना की गई थी, और कहा जाता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या करा, हिंदी सीखी थी। तो बहुत सारे लोगों ने चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, और 1888 में देवकीनंदन खत्री द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है। तो शुद्ध शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी अन्वय शब्द का संधि विच्छेद। तो पहला ऑप्शन है अनुधन अय, दूसरा है अनुधन आय, तीसरा है अनुधन अय या अनुधन आय। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। तो अनुधन अय क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा का। तो अनुधन अय क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें ऊधन अ मिल रहा है, यानी ऊधन अ क्या है, अनु छोटी ऊ, और अय में क्या है, ऊधन अ मिलके क्या बन रहे हैं, वा बन रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यण संधि। क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। और यण संधि में क्या होता है, जिसमें ई ए कॉमा ऊ या ऊ और री, तो इनके बाद जब भिन्न स्वर आता है, तो ई का क्या हो जाता है, ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, और री का रा हो जाता है। तो इसमें किस प्रकार की संधि है, तो यण संधि है, और अनुधन आय यानी क इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ई धन आ इजकल टू या बराबर या। तो ई धन आ बराबर या निम्न में से किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ई धन आ बराबर या निम्न में से किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो 4 ऑप्शन है, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि या वृद्धि संधि। तो ई धन आ, तो ये किसमें कौन सी संधि होती है, तो इसमें ये हो जाएगी यण संधि। जैसे हमने अभी देखा, ऊ ऊ ई और री के बाद क्या है, कोई भिन्न सुर आता है, तो या वा और री का रा हो जाता है। तो ये संधि कौन सी होती है, यण संधि होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, यण संधि। अगला प्रश्न है कि अचल शब्द का अर्थ है स्थिर
तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? तो अचल शब्द का क्या है? स्थिर अर्थ है। तो इसका दूसरा अर्थ होता है निश्चल। क्या होता है? निश्चल होता है। बाकी सभी देखो चलायमान हो गए, गतिमान हो गए या स्थाविर हो गए। स्थाविर, चलायमान और गतिमान क्या होते हैं? चल शब्द के अर्थ होते हैं। बाकी अचल शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? निश्चल भी होता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? अज्ञ अनभिज्ञ, दूसरा ऑप्शन है अल्पज्ञ बहुज्ञ, तीसरा संयुक्त या संधियुक्त और समस्त अभ्यस्त। तो इसका सही उत्तर होगा अल्पज्ञ बहुज्ञ। क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ बहुज्ञ क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला जो ऑप्शन है या अज्ञ अनभिज्ञ। तो अज्ञ की जगह क्या हो जाएगा? अगर इसमें भिज्ञ होता तो क्या हो जाएगा? भिज्ञ अनभिज्ञ, तब सही हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें और समस्त अभ्यस्त ये गलत है। संयुक्त संधियुक्त एक ही जैसे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही खा हो जाएगा अल्पज्ञ और भोग्य, यानी कम में बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन है कुरंग, केसरी, भुजंग और तुरंग। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो केसरी इसका पर्यायवाची। मृगेंद्र का मतलब होता है शेर और शेर का पर्यायवाची क्या होता है? केसरी। तो केसरी क्या है? शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केसरी। अगला प्रश्न है कि खेत रहना। तो खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है युद्ध में शहीद होना, दूसरा है कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, तीसरा जमीन बिक जाना और अंतिम है जमीन खरीदना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का कि युद्ध में शहीद होना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में शहीद हो जाना। और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह शब्द कौन सा हो जाएगा? पहला है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, या हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास। तो इसका सही उत्तर होता है खा, यानी हिरण्यकशिपु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिरण्यकशिपु। शुद्ध रूप से शुद्ध वर्तनी में क्या हो जाएगा? हिरण्यकश्यप नहीं, हिरण्यकशिपु होता है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, उसके बाद अवधी, भोजपुरी या मैथिली। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। और विनय पत्रिका के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और इसका जो अन्य नाम है, तो इसका अन्य नाम क्या है? विनयावली। जिसको विनयावली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 21 रागों का प्रयोग किया गया है विनय पत्रिका में। और इसमें जो प्रमुख रस है वह शांत रस है और आध्यात्मिक जीवन को परिलक्षित करती है विनय पत्रिका। इसका दूसरा नाम क्या है? विनयावली भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा यह रचित है ब्रज भाषा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, ब्रज भाषा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि हड़ौती बोली है। तो हड़ौती बोली ये किस भाषा की बोली है? तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। तो हड़ौती जो बोली है या राजस्थान में बोली जाती है, तो यह पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी या उत्तरी राजस्थान कौन सी भाषा के अंतर्गत यह आती है? तो यह आती है हमारे जो पूर्वी राजस्थानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत क्या है? हड़ौती बोली आती है। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं बूंदी और कोटा क्या है? बूंदी और कोटा के ज़िले में यह बोली जाती है मुख्य रूप से। बाकी अगर जो अन्य जो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इसके अंतर्गत मारवाड़ी बोली, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती बोली और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। हड़ौती बोली आती है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है लटानुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो इसका सही उत्तर है गा। इसका सही उत्तर क्या है? गा। तो इसमें क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार है इसमें। और श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो परंतु उसका अर्थ क्या हो?
अलग अलग शब्दों के साथ उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो वह क्या कहलाता है, तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। तो श्लेष अलंकार क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार शब्दों की आवर्त क्या होती है, इसमें शब्दों की आवर्ती होती है और उनका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वक्रोक्त में प्रत्यक्ष जो अर्थ होता है उसके अलावा भिन्न अर्थ क्या होता है, भिन्न अर्थ होता है, तो उसमें क्या होता है, वक्रोक्त अलंकार होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई। तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता 4 ऑप्शन 14 सितंबर 1949, दूसरा है 15 सितंबर 1949, तीसरा है 14 सितंबर 1950 और अंतिम हमारे पास ऑप्शन है 15 सितंबर 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तो हिंदी क्या है, हमारी 22 भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा न होकर क्या है, राजभाषा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है, जिसका वर्णन किस में है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है। और 11 से 14 सितंबर तक क्या है, संविधान सभा ने इस पर बहस की और 4 भाषाओं पर संविधान सभा में विचार किया गया। तो 4 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी भाषा पर विचार किया जाता है और अंतिम रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाता है अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है काकड़ी घाट, दूसरा है लौ घाट, तीसरा है मायावती आश्रम और चौथा है कावा आश्रम। तो उत्तराखंड का जो बोध गया है यह कहा जाता है काकड़ी घाट को। और काकड़ी घाट नामक स्थान नैनीताल में स्थित है। और माना जाता है कि जब अगस्त 1890 में स्वामी विवेकानंद हिमालयी क्षेत्र की यात्रा पर थे तो उनके द्वारा पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी काकड़ी घाट में। तो काकड़ी घाट में उन्हें स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे। तो इस कारण इसको उत्तराखंड का बोध गया भी कहा जाता है अगस्त 1890 में। तो अगस्त 1890 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस कारण क्या कहते हैं इसको, उत्तराखंड का बोध गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कालिंदी दर्रा उत्तराखंड के किन जनपदों को जोड़ता है। तो उत्तराखंड में जो कालिंदी दर्रा है यह किन जनपदों के मध्य है। तो पहला ऑप्शन है चमोली उत्तरकाशी, दूसरा है उत्तरकाशी देहरादून, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ चमोली और अंतिम है रुद्रप्रयाग या चमोली। तो कालिंदी जो हमारा दर्रा है यह स्थित है उत्तरकाशी और चमोली के बीच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, चमोली और उत्तरकाशी के बीच है कालिंदी दर्रा। बाकी लिपुलेख दर्रा ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। टोपीधुंगा, बाराहोती और मार्चयोग दर्रा क्या है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच हैं। और उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच श्रृंखंड दर्रा है। तो क्या है इसका, कालिंदी दर्रा किसके बीच है, चमोली और उत्तरकाशी के बीच क्या है, कालिंदी दर्रा है। अगला प्रश्न है कि औली बुग्याल किस जनपद में स्थित है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। औली बुग्याल किस जनपद में है, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या बागेश्वर। तो औली बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है, खा हो जाएगा, चमोली में। तो चमोली में स्थित है औली बुग्याल और इसे घास के मैदान के नाम से भी प्रसिद्ध है। काफ़ी सुंदर क्या है, सुंदर स्थान है। 2500 से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो 2500 से 3050 मीटर के लगभग ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर 1942 में कमिश्नर बर्नार्ड औली ने यहाँ पर इस क्षेत्र में आए थे तो उनके नाम पर यह औली नाम पड़ा है। और यहाँ पर क्या है, स्कीइंग महोत्सव का आयोजन भी होता है। और 8वीं सदी के आसपास यहाँ पर शंकराचार्य भी आए थे। 1993 में यहाँ पर रोपवे का उद्घाटन किया गया, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2010 में यहाँ में औली में कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। और 25 मार्च 1978 में यहाँ पर भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान स्थापित किया गया है। तो औली में भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान की स्थापना की गई है 25 मार्च 1978। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 25 मार्च 1978 को भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान की
की गई है कहाँ, औली बुग्याल में, चमोली में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि कंटूर शब्द किससे संबंधित है। तो कंटूर शब्द किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला कृषि के प्रकार से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का। तो कंटूर शब्द क्या है, कृषि से संबंधित है, और कंटूर को क्या कहते हैं, समोच्च कृषि भी कहा जाता है। और इस कंटूर या समोच्च कृषि में नमी संरक्षण, फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह क्या है, एक आसान और सस्ता तरीका है। तो कंटूर शब्द किससे संबंधित है, तो ये खेती से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी। तो उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी। 4 ऑप्शन, पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल, श्रीनगर और हल्द्वानी। तो उत्तराखंड पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई थी श्रीनगर से। कहाँ से की गई, तो श्रीनगर पौड़ी में आता है। तो 11 मार्च 2006, तो 11 मार्च 2006 को श्रीनगर से पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत की गई, और जिसके प्रणेता हरक सिंह रावत जी थे। और इसके द्वारा जो पर्यावरण मित्र हैं, इनके द्वारा जैविक और अजैविक कूड़े का एकत्रण किया जाता है, और उसमें उसका निस्तारित किए जाने की शुरुआत की गई इस पर्यावरण मित्र परियोजना के तहत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना मार्च 2019, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना सितंबर 2019, घसेरी योजना फरवरी 2021 और वात्सल्य योजना मार्च 2021। तो इसमें मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना मार्च 2019 से प्रारंभ होती है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना सितंबर 2019 से प्रारंभ होती है, और घसेरी योजना फरवरी 2021 से प्रारंभ होती है। और जो अंतिम हमारी योजना है वात्सल्य योजना, तो यह मार्च 2021 से प्रारंभ न होकर या 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ होती है। 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ होती है वात्सल्य योजना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वात्सल्य योजना घ हो जाएगा मार्च 2021 में। तो ये क्या है, 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ होती है वात्सल्य योजना। और इसका योजना को उद्देश्य क्या था कि कोविड-19 के कारण जो अनाथ बच्चों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसको डीबीटी के माध्यम से बच्चों का लालन पालन करने के लिए क्या है, इस योजना का लाभ उन्हें डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किसे चूड़ा नृत्य गीत कहा जाता है, दोड़ा नृत्य गीत कहा जाता है। तो निम्न में से यहाँ पे दाव होगा, दोड़ा नृत्य गीत कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास बाजूबंद नृत्य गीत, उसके बाद झुमैली गीत, या छौंपती गीत, या चौफला गीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का। बाजूबंद नृत्य गीत को क्या कहा जाता है, दोड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है। और यह मुख्यतः यह नृत्य गीत रवाई जौनपुर क्षेत्र का है, और इसमें परिणय संवाद नृत्य गीत, यह क्या है, परिणय संवाद नृत्य गीत है, और इसको मुख्यतः जंगलों में बैठकर गाया जाता है। यह नृत्य गीत क्या है, जंगलों में बैठकर गाया और नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगर झुमैलो गीत की बात करें तो यह गढ़वाल में गाया जाने वाला गीत है, और यह प्रेम और वेदना का प्रतीक है झुमैलो गीत। और बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक यह गाया जाता है। छौंपते गीत संयोग श्रृंगार गीत है, संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है, और इसका गायन क्या है, समूह में किया जाता है। और यह रवाई और जौनपुर के क्षेत्र में इसका प्रचलन अधिक है। बाकी चौफला गीत की बात करें तो चौफला गीत स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है, और इसमें प्रेम व मिलन की आस में यह गीत गाया जाता है, जिसमें रति, हास, मनोहार और अनुनय का क्या होता है, हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि चित्रकार मोलाराम पर किस गोरखा सूबा की विशेष कृपा थी। तो चित्रकार मोलाराम पर, उत्तराखंड में प्रसिद्ध चित्रकार हैं मोलाराम, और यह गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इन पर किस गोरखा सूबा की विशेष कृपा थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास, अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, रणजोर सिंह थापा और काजी बहादुर भंडारी। तो मोलाराम पर कृपा करने वाला प्रमुख जो गोरखा सूबा था, तो यह था रणजोर सिंह थापा। कौन सा था, रणजोर सिंह थापा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा यह गढ़वाल का सरदार था 1804-5 में। तो यानी जब गढ़वाल पर कब्जा हुआ 1804 में, तो उसके बाद 1804-5 में यहाँ के जो सरदार थे रणजोर सिंह थापा, और यह कहते हैं अमर सिंह थापा के पुत्र थे। तो अमर सिंह थापा के पुत्र थे, और
मोलाराम पर इनकी विशेष कृपा थी, तो मोलाराम द्वारा इनकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। तो इनको कर्ण के समान दानी बताया गया है रणछोड़ सिंह थापा को, और इन पर रण बहादुर चंद्रिका नामक एक ग्रंथ की रचना भी की गई है। बाकी अमर सिंह थापा ये सेनापति रहते हैं, गोरखा शासक के, और हस्तदल चौधरी ये 1805 में गढ़वाल के प्रशासक नियुक्त होते हैं 1805 में। उसके अलावा काजी भंडारी यह गढ़वाल में 1811-12 में, तो 1811-12 में यह क्या है गढ़वाल के प्रशासक नियुक्त होते हैं। तो चित्रकार मोलाराम पर किस गोरखा सूबा के विशेष कृपा थी, तो ये थे रणछोड़ सिंह थापा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला सुमेरु पर्वत चमोली में, थैलू पर्वत पिथौरागढ़ में, नीलकंठ पर्वत चमोली और घाय कायक हाथ दोनों। तो सुमेरु पर्वत कहाँ है, तो सुमेरु पर्वत है उत्तरकाशी में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थैलू पर्वत पिथौरागढ़, ये भी थैलू पर्वत भी उत्तरकाशी में है। तीसरा ऑप्शन है नीलकंठ पर्वत चमोली में, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कौन सा सुमेलित नहीं है, तो प्रश्न पूछा है तो इसका सही उत्तर क्या घा हो जाएगा, तो ये दोनों गलत है, सुमेरु पर्वत और थैलू पर्वत दोनों कहाँ हैं, उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS स्थित है, तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है देहरादून, दूसरा दिल्ली, तीसरा लखनऊ और चौथा नागपुर। तो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून में, और इसकी स्थापना की गई 1966 में। तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग के तहत प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन हेतु रिमोट सेंसिंग, भू सूचना विज्ञान और GPS तकनीक के विकास के लिए यह संस्थान की इसकी स्थापना की गई 1966 में। और कहाँ स्थित है, देहरादून में यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, तो अल्मोड़ा के जो प्रकार की जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं कुनिंदों की, तो उन पर किन किन राजाओं के नाम है, किन किन शासकों के नाम है। पहला शिवपाल, शिवपालित और हरिपाल, तो यह क्या है, गलत है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास शिवपालित, शिव और हरि। शिवपालित, शिव और हरि, इस प्रकार के भी सभी राजा नहीं रहते हैं। तीसरा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त क्या है, ये राजा रहते हैं। और अंतिम ऑप्शन है शिवदत्त, शिवपालित और हरि, तो हरिदत्त राजा रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त क्या है, अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं उन पर इन शासकों का नाम हमें देखने को मिलता है। अल्मोड़ा सिक्कों की अगर बात करें तो अल्मोड़ा सिक्के या कुनिंद जो शासक थे उनकी मुद्राएं हैं, और ये मुख्यतः अल्मोड़ा ज़िले से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः हमें 54 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं अल्मोड़ा से, जिसमें 3 शासकों की मुद्राएं गोमित्र, आसेक, गोमित्र की 52 मुद्रा और आसेक की 1 मुद्रा, और शिवदत्त की हमें 1 मुद्रा प्राप्त होती है। बाकी शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त क्या है, जो शासक हैं, इनके नाम हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो 4 मुद्राएं हैं अल्मोड़ा प्रकार की, वह अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में रखी गई हैं। तो अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में है, और यहाँ पर क्या है, अल्मोड़ा प्रकार की 4 मुद्राएं क्या हैं, यहाँ पर रखी गई हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न विकल्प में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला सोमचंद राजबुंगा किला, दूसरा कनकपाल देवलगढ़, तीसरा अजयपाल टेहरी और मानसा चांदपुरगढ़। तो सोमचंद द्वारा राजबुंगा का किला बनाया गया, सही है। कनकपाल द्वारा देवलगढ़, तो देवलगढ़ किला अजयपाल द्वारा जब राजधानी स्थानांतरित की जाती है, तो उसके बाद 1512 में देवलगढ़ किले का निर्माण किया जाता है अजयपाल द्वारा, तो यह गलत है। अजयपाल, टेहरी, तो टेहरी जो राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो ये सुदर्शन शाह के समय राजधानी श्रीनगर से टेहरी स्थानांतरित की जाती है 1815 में, तो ये भी गलत है। और मानसा चांदपुरगढ़, तो चांदपुरगढ़ सर्वप्रथम कनकपाल के समय यहाँ पर किला बनाया जाता है और चांदपुरगढ़ की स्थापना की जाती है कनकपाल के द्वारा, तो यह मानसा या लास्ट ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, सोमचंद द्वारा राजबुंगा का किला बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो गोविंद घाट, पहला ऑप्शन है अलकनंदा एवं भागीरथी, दूसरा अलकनंदा एवं खिरोगाड़, तीसरा अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा गाड़, और अंतिम है अलकनंदा एवं धौलीगंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। तो अलकनंदा नदी यह सतोपत ताल से निकलती है
और लक्ष्मण गंगा या हेमकुंड झील से निकलती है। और दोनों का संगम कहाँ पर होता है, तो गोविंद घाट चमोली में दोनों का संगम होता है। तो अलकनंदा की सहायक नदी है लक्ष्मण गंगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। बाकी अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में इनका संगम होता है। अलकनंदा खिरोगाड़ या चमोली में इसकी सहायक नदी है, छोटी नदी है। इसके अलावा अलकनंदा एवं धौलीगंगा का विष्णुप्रयाग में संगम होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोविंद घाट में अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। तो पहला है कोटा दून, दूसरा बाटा दून, तीसरा पाटली दून और अंतिम है हरकी दून। तो कोटा और पाटली दून ये कहाँ स्थित हैं, तो ये हमारे स्थित हैं। तो ये दोनों दून नैनीताल में है और हरकी दून हमारा उत्तरकाशी में है। और बाटा दून क्या है, यहाँ पर स्थित नहीं है। तो यह उत्तराखंड के दून का भाग नहीं है। तो कोटा और पाटली नैनीताल, हरकी दून उत्तरकाशी और बाटा दून यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाटा दून। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में जो भाबर पेटी है, तो इसमें किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। इसमें ऑप्शन है अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण या शीतोष्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाबर पेटी में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की, उपोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। बाकी अल्पाइन की बात करें तो 3000 मीटर से ऊंचाई जो वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण या तराई और जो मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और लघु या मध्य हिमालय में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, लघु या मध्य हिमालय में। तो भाबर पेटी में या भाबर क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली शासक। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली शासक, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला अजयपाल, मानसा, श्यामशाह और प्रतिपत शाह। तो ये प्रतिपाल किया है, प्रतिपति शाह। तो इसका सही उत्तर है श्यामशाह। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम गढ़वाली नरेश कौन था, श्यामशाह था। तो अप्रैल 1621 में श्यामशाह आगरा में जहांगीर से मुलाकात करते हैं और इसका उल्लेख हमें जहांगीरनामा से मिलता है। तो इसमें लिखा है कि श्यामशाह क्या है, मुग़ल दरबार में आते हैं और इनको जो जहांगीर है, तो मुग़ल शासक द्वारा श्यामशाह को एक हाथी और घोड़ा दान दिया जाता है। तो श्यामशाह सर्वप्रथम गढ़वाली नरेश हैं जो मुग़ल शासक से उनके दरबार में मिलने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है। तो प्राचीन किरातों को पहला ऑप्शन है जौनसारी के रूप में, थारू के रूप में, रवाल्टा के रूप में या राजी के रूप में। तो प्राचीन किरातों को पहचाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी के रूप में। तो राजियों को कोल किरातों के वंशज माना जाता है। और जो ये राजी जाति है यह पिथौरागढ़ में निवास करती है। पिथौरागढ़ के धारचूला, कनाली छिना और डेडीहाट जो विकास खंड है, इनके 7 गाँव हैं। तो 7 गाँवों में यह जाति निवास करती है। इनकी मुंडा इनकी क्या है, भाषा है। और यह उत्तराखंड की सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति है। तो सबसे कम जनसंख्या इसी जनजाति की, राजी जनजाति की है। और इनको प्राचीन कोल किरातों के वंशज माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा चित्रकार गढ़वाली शैली से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम और मंगलराम। तो ये जो तीनों चित्रकार हैं, हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम, ये क्या हैं, गढ़वाली शैली से संबंधित हैं। और मंगलराम क्या हैं, या गढ़वाली चित्रकार जो गढ़वाली शैली है, तो इससे संबंधित व्यक्ति नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंगलराम हो जाएगा। और बाकी अगर गढ़वाली चित्रकला की बात करें, तो यहाँ पर जो चित्रकला है, इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, तो ये जाता है हीरालाल को। किसको जाता है, हीरालाल को जाता है। और यह हरिदास के पुत्र थे। और उसके बाद तोमर श्यामदास। तो सबसे पहले यहाँ पर जब प्रतिपति शासक थे, तो 1658 में जहाँ यहाँ पर सुलेमान सिको आते हैं मुग़ल दरबार से, तो उसके साथ क्या है, तोमर श्यामदास और उनके पुत्र हरदास यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर हीरालाल द्वारा चित्रकला का आरंभ किया जाता है। उसके बाद मंगतराम, फिर उसके बाद मोलाराम यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार होते हैं। तो उत्तराखंड के गढ़वाली चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहते हैं मोलाराम 1743 से 1833 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, बोली की दृष्टि से गढ़वाली भाषा को भाषाविद गेर्सन द्वारा कितने भागों में विभक्त किया गया है।
तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 10 और 12। तो भाषाविद गेरशन द्वारा जो गढ़वाली बोली है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है खा। तो 8 भागों में गेरशन द्वारा गढ़वाली बोली को बांटा गया है। तो इसकी जो 8 बोलियाँ कौन कौन सी हैं? श्रीनगरी, नागपुरिया, दसूलिया, बदाणी, राठी, मंझकुमैया, सलाणी और टिरियाली क्या है? इसकी प्रमुख 8 बोलियों में विभक्त किया गया है गढ़वाली बोली को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दावली, रूप रचना की दृष्टि से कुमाऊनी शौरसेनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है, जिसका मूल आधार क्या है? तो शौरसेनी अपभ्रंश का मूल आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है खा। तो संस्कृत क्या है? इसका मूल आधार है शौरसेनी अपभ्रंश का। और कुमाऊनी जो भाषा है या शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है जो क्या है? संस्कृत के सर्वाधिक निकट है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक हैं। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैक्स मूलर, हरिराम धस्माना, शिवदत्त सती या कृष्ण पांडे। तो इसका सही उत्तर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के द्वारा साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक लिखी गई है। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला मुकुंदलाल, तरुण कुमाऊं, विक्टर मोहन जोशी, स्वाधीन प्रजा, गोविंद बल्लभ पंत, प्रजाबंधु और भक्त दर्शन के द्वारा कर्मभूमि। तो इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रजाबंधु। तो गोविंद बल्लभ द्वारा प्रजाबंधु का प्रकाशन नहीं किया गया था। तो प्रजाबंधु का प्रकाशन 1947-48 में 1947-48 में जयदत्त वेला द्वारा, जो कि एक वकील थे, तो उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अगर उसके अलावा कर्मभूमि 1939 में, तरुण कुमाऊं और स्वाधीन प्रजा 1930 से 33 में इसका प्रकाशन विक्टर मोहन जोशी के द्वारा किया गया। मुकुंदलाल द्वारा तरुण कुमाऊं का और भक्त दर्शन द्वारा कर्मभूमि का संपादन किया गया था। तो प्रजाबंधु क्या है? इसका गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इनका संपादन नहीं किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ प्रस्तावित है? तो उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो 4 ऑप्शन है भरसार, देहरादून, चौखटिया और भराड़ीसैंण। तो भराड़ीसैंण या गैरसैंण का क्षेत्र है और यहाँ पर उत्तराखंड संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रस्तावित किया गया है भराड़ीसैंण, और ये कहाँ है? चमोली जिले में है। अगला प्रश्न है कि राज्य की अर्थव्यवस्था के घटक में तृतीय क्षेत्र में से निम्न में से नहीं है। तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तृतीय जो घटक, तृतीय क्षेत्र है, इसका मुख्य घटक नहीं है। तो इसका मुख्य घटक कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा विनिर्माण। तो कौन सा है? विनिर्माण क्या है? इसका मुख्य घटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर बना हुआ है? तो जमरानी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर है? तो कोसी, धौली, गौला या बिरही। तो उत्तराखंड में जो जमरानी बांध है तो यह किस पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ गौला नदी पर। किस पर है? गौला नदी पर यह बांध बना हुआ है। इसकी जो प्रारंभिक क्षमता है इसकी 30 मेगावाट, इसकी प्रारंभिक क्षमता 30 मेगावाट है। बाकी इसकी जो ऊंचाई है 130.6 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, और 365 मीटर के आसपास क्या है इसकी लंबाई है। तो जमरानी बांध किस नदी पर है? तो यह गौला नदी पर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो यह भी बेसिक क्वेश्चन है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर क्या है? बहुत काफ़ी क्या है, यहाँ पर बांध बने हुए हैं नदियों पर। तो यहाँ से मुख्य रूप से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है हमारा? गा, जल विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि शारदा या काली नदी का उद्गम है। पहला ऑप्शन पिंडारी, दूसरा कफनी, तीसरा लिपुलेख और चौथा कोई नहीं। तो शारदा यानी जो काली नदी है कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, 252 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। तो इसका जो उद्गम स्थल कौन सा है? तो लिपुलेख दर्रे से यह नदी निकलती है काला पानी नामक स्थान पर। तो लिपुलेख क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? यह पिथौरागढ़ में है, और लिपुलेख दर्रे से लेकर टनकपुर तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर है, और उत्तराखंड की यह क्या है? सबसे लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न हमारा कि डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी किससे संबंधित है? तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कला, साहित्य, औषधि वैज्ञानिक या कोई नहीं। तो डॉक्टर दीवान सिंह जो भाकुनी जी हैं तो ये क्या है? औषधि वैज्ञानिक थे, औषधि वैज्ञानिक। और इनका जन्म 1930 में
हुआ और इनको यूजीसी का सर सीवी रमन अवार्ड 1989 में प्राप्त हुआ। तो 1989 यानी 1989 में इनको यूजीसी द्वारा सर सीवी रमन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दीवान सिंह भाकुनी क्या थे, एक औषधि वैज्ञानिक थे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि रामायण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है, सलून डूंगरी, नागनाथ, गुप्त काशी या नौटी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो रामायण लोक परंपरा या सलून डूंगरी क्या है, गांव से संबंधित है। और रामायण क्या है, यह जोशीमठ ब्लॉक के सलून डूंगरी गांव और इसमें सेलंग गांव भी है। तो सलून डूंगरी और सेलंग गांव से संबंधित यह है। और यह 11 से 13 दिनों तक क्या है, यह चलने वाला एक उत्सव है। और इसमें रामायण से जुड़े हुए प्रसंग क्या है, बताए या दिखाए जाते हैं। और इसके जो पात्र होते हैं, इनके पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि रामायण जो लोक परंपरा है, लोक उत्सव है, तो इसमें पात्रों के मध्य कोई संवाद नहीं होता है। और इसमें ढोल दमाऊं आदि जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है। तो रामायण ये सलून डूंगरी, जोशीमठ ब्लॉक के ये सलून डूंगरी और सेलंग गांव में मनाया जाता है 11 से 13 दिनों तक। अगला प्रश्न है, वनेडी हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो वनेडी हट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। पहला वेदनी, औली, दयारा या हरकीदून। तो वनेडी हट कहाँ स्थित है, तो ये है वेदनी। तो वेदनी बुग्याल में स्थित है वनेडी हट। और यह वेदनी बुग्याल क्या है, रूपकुंड के रास्ते पर आने वाला यह प्रमुख बुग्याल है। काफ़ी सुंदरतम बुग्यालों में से उत्तराखंड के एक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है, 5, 7, 8 या 9। तो वर्तमान में जो हमारे उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है, 9 नगर निगम वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में है। तो यहाँ का पहला नगर निगम कौन सा है, देहरादून है। 9 दिसंबर 1998 को स्थापित किया जाता है। सबसे बड़ा और पुराना नगर निगम है हमारा देहरादून। उसके बाद 2011 में हरिद्वार व हल्द्वानी की स्थापना की जाती है। और उसके बाद 2013 में रुद्रपुर और काशीपुर की स्थापना, और इसके साथ रुड़की की स्थापना की जाती है। 2017 में ऋषिकेश कोटद्वार की स्थापना की जाती है। और अंतिम 31 दिसंबर 2021 को स्थापना की जाती है श्रीनगर नगर निगम की। तो इसके साथ इनकी संख्या हो जाती है 9। तो वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, तो कुल 9 नगर निगम हैं। अगला प्रश्न है कि तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तांदी नृत्य हमारा जौनपुर, काली कुमाऊं, जौहर या चांदकोट। तो तांदी नृत्य हमारा संबंधित है जौनपुर से। किस क्षेत्र से है, जौनपुर से संबंधित है। और इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ढोल, दमाऊं, रणसिंगा। और यह नृत्य अथवा पंक्ति में खड़े होकर किया जाता है, जिसमें पैरों की जो गतिविधियां होती हैं काफ़ी दर्शनीय होती हैं। तो इसमें अर्धवृत्ताकार रूप में ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर खा, त्रिलोक सिंह बसेड़ा। तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा को उत्तराखंड में आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनको एशिया कप जकार्ता 1962 में इसकी उपाधि दी गई थी। तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि इनको 1962 में जकार्ता में जो एशिया कप हुआ था, तो उसमें दी गई थी। और इनका संबंध क्या है, पिथौरागढ़ जिले से इनका संबंध है। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष 2020 में उत्तराखंड के डॉक्टर अनिल कुमार जोशी को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2020 में डॉक्टर अनिल कुमार जोशी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। तो खा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्म भूषण। तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इनके द्वारा हेस्को नामक एक संस्था की स्थापना भी की गई है। तो हेस्को नामक संस्था की स्थापना की गई है और 2020 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, राजनीतिज्ञ। तो जिम कॉर्बेट क्या थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, या लेखक, दार्शनिक और एक शिकारी थे। तो यह क्या आयरिश मूल के रहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अगला प्रश्न है बी.डी. पांडे एक इतिहासकार। तो बद्रीदत्त पांडे क्या थे, एक इतिहासकार थे। तो ये क्या है, सही है। इसके अलावा E.T. एटकिंसन, तो ये भी इतिहासकार रहते हैं। कलाकार दिया, ये गलत है। मोहन उप्रेती एक कलाकार हैं, तो अभियंता इन्होंने दिया है। तो बाकी क्या है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो बी.डी. पांडे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका खा उत्तर हो जाएगा, बी.डी. पांडे क्या है, इतिहासकार है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने जनपद चमोली जनपद से सीमा स्पर्श करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। 6 जनपद क्या है उत्तराखंड के
चमोली से सीमा बनाते हैं। पहला पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। तो ये 6 जनपद क्या हैं, चमोली जनपद से सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। तो अल्मोड़ा तांबा, कोडरमा पेट्रोलियम, हरिद्वार चांदी और अंतिम है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा तांबा। तो तांबा क्या है, मुख्य रूप से अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया। पहला ऑप्शन है 2 फरवरी 2004, दूसरा है 11 फरवरी 2004, 5 मार्च 2004 या 11 मार्च 2004। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, 12 फरवरी 2004 को स्थापना की जाती है। तो 12 फरवरी 2004 में स्थापित किया जाता है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। और यह कहाँ स्थापित किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में स्थापित किया जाता है चाय विकास बोर्ड 12 फरवरी 2004। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में क्या है, महिला साक्षरता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो 62.35% क्या है, यहाँ पर कुल महिला साक्षरता है। तो महिला साक्षरता यहाँ पर क्या है, अत्यधिक कम है। उत्तराखंड के अन्य जिलों के मुकाबले यहाँ सबसे कम है उत्तरकाशी में। और सबसे अधिक कहाँ है, तो देहरादून में है सबसे अधिक महिला साक्षरता 78.54% क्या है, देहरादून में है। और उसके अलावा उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में क्या है, 64.45% क्या है, महिला साक्षरता है। तो सबसे कम कहाँ है, उत्तरकाशी में, और सबसे अधिक है देहरादून में 78.54। अगला प्रश्न है कि अमृति तार आभूषण पहना जाता है। तो अमृति तार जो आभूषण है, जिसको इमरती भी कहा जाता है, तो यह पहना जाता है पैर में। तो अमृति तार आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो यह महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाता है। अगला प्रश्न हमारा इको मार्क संबंधित है। तो इको मार्क किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन है निर्यात वस्तुओं से, आयात वस्तुओं से, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से या पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो इको मार्क का संबंध होता है, और सही उत्तर हो जाएगा घ, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो इको मार्क संबंधित होता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर, 22 जनवरी, 22 मार्च या 22 मई। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है। तो आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, टुंड्रा, सताना, टैगा या स्टेपिज। तो आर्कटिक मरुस्थल का अन्य नाम क्या है, तो इसको टुंड्रा भी कहा जाता है। तो टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है आर्कटिक मरुस्थल को। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ की गई। तो भारत के किस राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई, तो यह की गई महाराष्ट्र में। तो किस में की गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 23 दिसंबर 2005 को 23 दिसंबर 2005 तो 23 दिसंबर 2005 को भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है समवर्ती सूची। किस में आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपदा प्रबंधन। इसमें चाहे राज्य हों या केंद्र सरकार है, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये हमारी 7576.6 किलोमीटर क्या है, भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। तो निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो कपास, मूंगफली और मक्का क्या है, तीनों खरीफ की फसलें हैं। और तो घा क्या हो जाएगा, सरसों। तो ये क्या है, रबी की फसल है जो गेहूं के साथ बोई जाती है। तो सरसों क्या है, ये खरीफ की फसल नहीं है।
अगला प्रश्न है, सोज वतन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोज वतन नामक जो किताब है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है सोज वतन। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में गिलकर कौन थे? तो मुगल काल में गिलकर कौन होते थे? तो मुगल काल में गिलकर कहा जाता था चूना मजदूरों को। किससे कहा जाता था? चूना मजदूरों को गिलकर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो ये समर्पित है सावित्री। किसको समर्पित है? सावित्री देवता को क्या है? गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह क्या थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि वाईमैक्स निम्न में से क्या है? तो एक जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, मिसाइल या संचार प्रौद्योगिकी। तो वाईमैक्स क्या है? तो ये वाईमैक्स क्या है? तो ये संचार प्रौद्योगिकी है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? घ हो जाएगा वाईमैक्स। अगला प्रश्न है कि G15 समूह क्या है? तो G15 समूह क्या है? तो G15 समूह या विकासशील देशों का एक समूह है G15। तो G15 समूह क्या है? विकासशील देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चट्टान क्या है? सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी चट्टान तो ये है आग्नेय चट्टान। किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टान क्या है? सबसे पुरानी चट्टान है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह को क्या कहा जाता है? तो भूकंप का जो मुख्य केंद्र होता है उसका ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो उसका केंद्र होता है तो उसे क्या कहा जाता है? परिकेंद्र, भूकेंद्र, अभिकेंद्र या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गा इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्र। तो भूकंप के ऊपर जो केंद्र की जो ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह होती है, माना यहाँ पर क्या है भूकंप यहाँ उत्पन्न हो रहा है तो ऊपर जो पृथ्वी है या इसका माना तल है तो यहाँ पर जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है तो यहाँ पर ऊपर जो पृथ्वी की सतह होती है उसे क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई 12 अप्रैल 1988। तो इसका उत्तर हो जाएगा का 12 अप्रैल 1988, यानी जो सेबी है तो इसकी स्थापना की गई 12 अप्रैल 1988। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अग्निमित्र ने या भानुमित्र ने? तो अंतिम जो मौर्य शासक रहते हैं बृहद्रथ, तो इनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा की जाती है और पुष्यमित्र के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 320? तो चुनाव आयोग या अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है कि ओंग जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो ओंग जनजाति मुख्य रूप से लक्षद्वीप, उड़ीसा, नागालैंड या अंडमान निकोबार। तो ओंग जो जनजाति है यह मुख्य रूप से निवास करती है अंडमान निकोबार में। कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप ग्रीनविच मेगा टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच मिड टाइम या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मेन टाइम। तो इसका क्या है सही उत्तर? जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मेन टाइम रेखा। अगला प्रश्न हमारा कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, पहला ऑप्शन है सरकार की आलोचना, दूसरा शासन करना, तीसरा कानून बनाना और चौथा है कर एकत्र करना। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना क्या है? संसद का मुख्य कार्य है। तो 245 के अनुसार क्या है? संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाने या विधि बनाना। तो भारत में विधि बनाने या कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो संसद क्या है? सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहते हैं हरिशेन। तो हरिशेन क्या है? समुद्रगुप्त के
दरबारी कवि रहते हैं और इनके द्वारा प्रयाग प्रस्तुति की रचना की जाती है। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगाई महोत्सव का आयोजन मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय या असम? तो संगाई महोत्सव का आयोजन किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है मणिपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है मणिपुर में। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? डोडो बेटा, पंचगढ़ी, गुरु शिखर या अनायमुड़ी? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है तो गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो कि 1722 मीटर ऊंची है। तो 1722 मीटर की ऊंची है गुरु शिखर श्रेणी और यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर है जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी तो ये थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। देवनागरी, पाली, खरोष्टी क्या है? खरोष्टी और ब्राह्मी ये दोनों क्या थे? साथ में ये लिपि क्या थे? दोनों का विकास साथ में हुआ था, लेकिन देवनागरी और पाली क्या है? इनका विकास बाद में होता है, ब्राह्मी से ही होता है। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न है कि वोलेंटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? तो वोलेंटाइल मेमोरी ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रैम को। किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से डिवाइस को भिन्न प्रकार के नेटवर्क में जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? तो हब, ब्रिज, गेटवे या रिपीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेटवे। क्या हो जाएगा? गेटवे। तो गेटवे को भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गा, लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर क्या है? एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है? तो वर्ष 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशा पारेख। खा इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आशा पारेख। तो आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने थॉमस कप जीता है, इस खेल का संबंध है? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से होता है? तो थॉमस कप का खेल का संबंध है बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या चेस? तो थॉमस कप का संबंध क्या है? बैडमिंटन से है। तो इसका सही उत्तर का हो जाएगा। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2022 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2022 का चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है स्वांते पाबो। तो किसे दिया गया है? तो स्वांते पाबो को दिया गया है। वर्ष 2022 का चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसके बाद हमारे रीजनिंग के बेसिक से क्वेश्चन है, बाकी ये हो जाएंगे, इनको आप कर लेना। बाकी इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें आप चैनल के साथ। धन्यवाद।